हेलो साथियों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम बहुत ही उम्मीद के साथ मेरी क्लास के साथ जुड़े होंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख ही लिया होगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज हमको पढ़ाने वाले हैं अलंकार। बहुत ही ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे, सारा सब कुछ बहुत ही एकदम कंसेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ, बहुत ही सेकंडों में आप एग्जाम में इसका जवाब कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्तों को मेरी क्लास पसंद आएगी और वीडियो को सभी दोस्त लाइक कर दें पहले से ही, क्योंकि मेरी क्लास आपको समझ आने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल पे कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या रहने वाला है आज का, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। अलंकार, अलंकार की परिभाषा क्या होती है और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए। आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर दोस्तों, बेसिक पढ़ना यदि आपको है तो आप पहले बुक से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप क्लास से जुड़िएगा। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप सीख जाएंगे। ओके, चलिए। अलंकार की परिभाषा क्या होती है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अलंकार का प्रयोग हम केवल काव्य में ही करते हैं। इसकी काव्य में शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं, इसीलिए अलंकार की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, परिभाषा आप समझ गए होंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अगर आपसे पूछा जाए अलंकार के प्रकार कितने हैं, तो आपको बताने हैं 3। देखा जाए तो आपके चैप्टर्स में केवल 2 ही है, सिलेबस में 2 हैं केवल, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के भी 5 पार्ट होते हैं और अर्थ अलंकार के भी होते हैं। मैंने आपको बताए हुए हैं, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, इस टाइप से होते हैं। ओके, आपको ज्यादा नहीं पढ़ने, उतना ही पढ़ना जितना केवल एग्जाम में आने वाला है, बस। देखिएगा, सबसे पहले अलंकार आपके सामने उपस्थित है यमक। यमक अलंकार क्या होता है? यमक, एक शब्द एक से अधिक बार आए और अनेक अर्थ हों। इसमें आपको बताया गया है कि कोई शब्द है वो केवल एक बार आएगा, केवल एक बार, और उसका अर्थ जो है, सॉरी, एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अनेक हो। एक शब्द जो है वो एक से अधिक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, और उसका अर्थ जो है वो अलग अलग होगा। जैसे इसका उदाहरण देखिएगा, उसके बाद आप समझ पाएंगे। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, बा खाए बौराए, नर या पाए बौराए। दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझिएगा कि इसमें आपको क्या बताना चाह रहा है। कवि क्या बताना चाह रहा है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए। मैंने आपको बताया कि केवल एक शब्द एक से अधिक बार आएगा। देखिए यहाँ पर कनक शब्द है, ये कनक और कनक एक से अधिक बार आ गया, लेकिन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। कहने का मतलब है शब्द एक है और अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ पर पहले शब्द का जो कनक लिखा है उसका शब्द का अर्थ है सोना, दूसरे का अर्थ है धतूरा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? उम्मीद करता हूँ समझ भी रहे होंगे। पहले कनक का अर्थ है सोना, दूसरे का अर्थ है धतूरा। ओके, यहाँ पर बस यमक अलंकार को ज्यादा रटने की समझने की आवश्यकता है ही नहीं। बस एक बार आप कॉन्सेप्ट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यमक में रहता है कि एक शब्द एक से अधिक बार आएगा, दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। बस यहाँ पर एक शब्द है, एक से अधिक बार आ गया, दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे, बस। समझ गए? अनुप्रास अलंकार, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसमें क्या बताया कि वर्ण क्या होता है और शब्द क्या होता है। दोस्तों, वर्ण की बात करेगी, जैसे ये लिखा हुआ है कमल, ये है पूरा शब्द, और मैंने लिख दिया का, ये हो गया वर्ण। मैंने लिख दिया फा, ये हो गया एक वर्ड। मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। मैंने लिखा फा, ये केवल वर्ण है, मैंने लिख दिया फल, ये हो गया पूरा शब्द। यहाँ पर कहा गया है कि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी। जैसे उदाहरण देखिएगा, उसके बाद आप बहुत अच्छा क्लियर कर पाएंगे। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पर चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब समझिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये चा चा चा, मतलब चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, रिपीट हो रहा है चा वर्ण। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। जहां पर किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो जाए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। बस आपको अनुप्रास ठोक देना है एग्जाम में, आंखें बंद करके लगा देना है, बस। चलिए, अगला अगला रहने वाला है श्लेष। एक शब्द के अनेक अर्थ हों। बस आप देखो, आपको पता होना चाहिए, आपको लिखना तो है नहीं एग्जाम में, बस आपको केवल वहां पर टिक करना है। और जो बच्चे यूपी बोर्ड के एग्जाम में देने वाले हैं, वो इतनी भाषा समझ जाएंगे अपने हिसाब से। देखो, आप कंसेप्ट थ्योरी लिख सकते हैं यदि आपको टिक्स पता होंगी तो। जैसे एक शब्द के अनेक अर्थ हों, तो आप लिख सकते हैं जहां पर एक शब्द के अनेक अर्थ हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है, और उदाहरण वगैरह करके आप लिख सकते हैं यूपी बोर्ड में भी। ठीक है, लेकिन आपको कंपटीशन वगैरह एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल वहां पर आपको टिक करना है, बस। तो श्लेष में एक शब्द के अनेक अर्थ हों,
एक शब्द के अर्थ अनेक हों, एक शब्द के अर्थ अनेक हों, उसका उदाहरण देखिएगा, समझ पाएंगे आप। कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पर जो पानी शब्द है, पानी, इसके अर्थ दो हैं, ठीक है, शब्द एक है लेकिन अर्थ दो। समझ पा रहे मेरी बात को? जैसे पानी के बिना मनुष्य का जीवन भी बेकार है और पानी के बिना मोती भी बेकार है, ठीक है, इसमें ये बताना चाह रहा है कभी। चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट एकदम मैं ट्रिक के साथ लेकर आया हूं, वहां पे एग्जाम में सेकंडों में कर पाएंगे इसका जवाब, सेकंडों में, गारंटी के साथ कहता हूं मैं। अब देखिए, उपमा अलंकार, ये एक उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार बहुत ही कंसेप्ट के साथ सीखिए दोस्तों, कुछ ना करें आप इसमें। सबसे पहले आपको उपमा अलंकार बताना है, तो आप सबसे पहले देखिएगा उसमें पंक्ति में क्या लिखा हुआ है कि योजक चिन्ह के बाद सासी से सरिस सम आए तो उपमा अलंकार होगा। यदि किसी भी कोई आपको पंक्ति दी गई होगी और उसमें आपसे पूछा गया होगा कि इसमें अलंकार कौन सा है, तो आप सबसे पहले देखिएगा उसमें सासी से या सरिस या सम दिया गया हो तो आप समझ लीजिएगा कि कौन सा अलंकार है, उपमा। देखो लेकिन ध्यान रखिएगा, योजक चिन्ह के बाद आना चाहिए, योजक चिन्ह पहले होगा, योजक चिन्ह के बाद साथी से इनमें से कोई एक वर्ड होगा, बस वहां पर उपमा अलंकार होगा। जैसे देखिए, मुख चंद्रमा, तो ये लगा है योजक चिन्ह, सा सुंदर है। मैंने आपको बताया कि चंद्रमा सा सुंदर है, लेकिन योजक चिन्ह के बाद साथी से आ गया, देखो योजक चिन्ह है उसके बाद साथी से आ गया, इसका मतलब है कि ये उपमा अलंकार हो गया। बस इससे ही रिलेटेड है यमक अलंकार, बिल्कुल मैं सेम सेम करके लाया हूं, बिल्कुल, मतलब जिससे कि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। रूपक अलंकार, योजक चिन्ह के बाद सासी से ना आए, इसमें मैंने आपको बताया है कि सासी से आ जाए। देखो उपमा अलंकार में मैंने क्या बताया कि सासी से आ जाए, यहां पर मैंने बताया सासी से नहीं आएगा। यदि सासी से ना आए तो आप समझ लीजिए रूपक अलंकार है। इसका उदाहरण देखिएगा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। अब देखो, मैया मैं तो चंद्र, देखो चंद्र के बाद योजक चिन्ह है लेकिन सासी से नहीं है, सासी से नहीं है। जब सासी से ना हो तो रूपक अलंकार होगा, ये रूपक। ओके, बहुत ही कंसेप्ट बहुत ही ट्रिक के साथ सीखिएगा दोस्तों, 10-15 मिनट, 10 मिनट की क्लास होगी, बस सब कुछ खत्म अलंकार, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद मैंने आपको एक अगला अलंकार, ये सब ट्रिक के साथ है। देखो, पहला उपमा हो गया, रूपक हो गया, फिर उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा छूटा जा रहा दोस्तों, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, यदि पंक्ति में ज्यों मानो इब मनु जनु जान मनहु जनहु आता है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सबसे पहले आपको कोई पंक्ति देखनी है और उसमें देख लेना है कि आपको ये वाले वर्ड ज्यों मानो इब मनु जनु, ये वाले यदि शब्द वर्ण मिल जाए, ये वाले वर्ण मिल जाए तो आप समझ लेना कि वहां पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा। इसका उदाहरण देखिएगा, उदाहरण के बाद 80% चीजें क्लियर हो पाती हैं, ठीक है। यदि आपने 2 उदाहरण देख लिए, फिर तो कहना ही क्या, आप 100% मतलब 99.99% में गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मेरी क्लास से अलंकार एग्जाम में बना पाएंगे, कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, अब उदाहरण देखिए कि जन्म बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, सेकंड उदाहरण है नेत्र मानो कमल है। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये वाले वर्ड बताए, ये वाले देखिए यहां से यहां तक, ज्यो मानो इब, मैंने बताया मनु जनु मनहु जनहु, ये वाले यदि वर्ण मिल जाए तो आप समझ लेना कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखो जनु मिल गया, जनु, मैंने आपको जनु बताया है, ये देखिए बताया ये वाला जनु यहाँ पर है, यहाँ पर आपको मिल गया पंक्ति में, तो आप समझ लेना ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, बस बात खत्म। नेत्र मानो कमल है, मैंने आपको बताया कि मानो मिल जाए, ये वाला देखो मानो यहाँ पर मिल गया जे, बस उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें आपको ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, बस आपको टिक करना, इतना टाइम नहीं होता है वहां दोस्तों, इसलिए मैं ट्रिक के साथ लेकर आया हूँ सभी। अतिशयोक्त अलंकार, जहां किसी स्थिति या गुण का बहुत बड़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया जाए वहां अतिशयोक्त अलंकार है। लो इसमें क्या है, इसमें आपसे बताया गया है कि जहां पर किसी वस्तु या गुण का बहुत बड़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया, जैसे मैं आपसे कह दूं मैं आपको 100 नंबर में से 200 नंबर दिलवाऊंगा भाई, बहुत मैंने बड़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया, ऐसा हो थोड़ी पाएगा भाई, कैसे हो पाएगा बताओ। 100 नंबर का पेपर 200 नंबर कैसे मिल पाएंगे, जैसे एग्जाम यूपी पुलिस का होने वाला है, इसमें 150 नंबर का पूछा जाएगा आपसे, 150 क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा आपके 200 क्वेश्चन मैं सही करवा दूंगा। अब बताओ मैंने कितना बड़ा चढ़ा के बोल दिया। बस अतिशयोक्त अलंकार में यही होता है, इसमें बहुत बड़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है दोस्तों। जैसे इसका उदाहरण देखिएगा फिर और क्लियर कर पाएंगे, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। ओके, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें बताया गया कि आगे नदियां पड़ी अपार, कैसे घोड़ा, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार।
अब देखिए राणा सोचते ही रहे, तब तक चेतक नदी के उस पार पहुंच गया। अब बताओ ऐसा हो सकता है दोस्तों? मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा हो पाएगा, क्योंकि राणा सोचते रहे चेतक उस पार पहुंच गया। मुश्किल है, एकदम असंभव। कितना बड़ा चढ़ा के वर्णन किया गया, आप खुद सोच सकते हैं। इसके बाद तो समझ में आ जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक, यदि मैंने आपको ना समझा पाया तो इसका मतलब है कि मेरी कमी रह गई, मैंने समझा नहीं पाया अच्छे तरीके से। और इसीलिए आप देखो, ये समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये समझ में ना आए तो प्लीज एक बार नहीं, अब 2 बार क्लास को देखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की हुई है समझाने में। ठीक है, चलिए। मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधों, बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। देखिए ये तो बहुत आसान है। जब मानवीकरण की बात करी जाए तो आप मानव से रिलेटेड कर लीजिएगा। मानवीकरण तो मानव से रिलेटेड, इसका मतलब है जब भी किसी प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधों, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन कर दिया। अब देखो समझिए, इसमें आपको क्या बताया गया है कि प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं का वर्णन कर दिया जाए तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण के बाद बहुत कुछ समझ में आता है, बहुत कुछ। कि फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब देखो कितना बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब ऐसा हो सकता है बताओ कि फूल हंसे कलियां मुस्काए? नहीं। लेकिन यहाँ पर जो फूल है ये प्राकृतिक है, ये कलियां प्राकृतिक हैं। ये हंसना क्या है? ये हंसना क्या है आप बताओ? ये तो हो गया प्राकृतिक, फूल प्राकृतिक हो गया कि नहीं हो गया? और ये हंसना क्या है? हंसना ये क्रिया है, क्रिया। और क्रिया के मानवीय, अब देखो मानवीय भावना है भाई, क्रिया जो मानवीय, हंसेगा कौन? मानवीय तो हंसेगा। तो ये मानवीय भावनाएं हो गई। ये मानवीय भावनाएं जो है किसी को प्राकृतिक चीज से रिलेटेड कर दी जाए तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। ओके, उम्मीद है मेरे दोस्तों को समझ में आ गई होगी मेरी क्लास, और सभी दोस्त मेरी क्लास को लाइक करेंगे। यदि मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ। मैंने क्लास बहुत टाइम से लाई है, क्योंकि 17 फरवरी को एग्जाम रहने वाला है यूपी पुलिस का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।